हेलो फ्रेंड्स, आई एम नंदिनी। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम बात करेंगे 27 जनवरी 2023 की करंट अफेयर के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है हमारी डेली करंट अफेयर की इस क्लास में। सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में। द Padma Awards have been announced by the central government on the eve of Republic Day on 25th January 2023. ओके, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म पुरस्कार। पहले आपको ये बता दें, इसकी 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। ठीक है ना। ये अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। ठीक है। अब ये क्षेत्र कौन से हैं? साहित्य है, विज्ञान है, उद्योग है, व्यापार है, कला है, सामाजिक सेवा है। इन सभी क्षेत्रों को, खेल है, सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है और हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। तो इस बार की जो घोषणा की गई है वो 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, जिसमें से 6 पद्म भूषण है। इनके नंबर याद करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। टोटल कितने हैं? 106 हैं। फिर 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 यानी 91 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है। पुरस्कार पाने वालों में 19 यानी 19 महिलाएं हैं। विदेशियों और एनआरआई को जो श्रेणी में पुरस्कार दिए गए हैं उसमें 2 व्यक्ति शामिल हैं और 7 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म विभूषण पुरस्कारों के बारे में। तो देखो, पद्म विभूषण पुरस्कार में सबसे पहले दिया गया समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। उनको सार्वजनिक क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। और इसके अलावा दिलीप मोहालनोविस को ये किस फील्ड के थे? बाल रोग चिकित्सक थे। तो इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और तबला वादक जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ठीक है। और पद्म भूषण के बारे में बात करते हैं। तो पद्म भूषण जिन लोगों को दिया गया है उनमें कन्नड़ उपन्यासकार, पटकथा लेखक एस.एल. भैरप्पा, उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला और लेखक और परोपकारी सुधा मूर्ति भी शामिल हैं। इसके बाद पद्मश्री भी काफी लोगों को दिया गया, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपको बता देते हैं। बाकी लिस्ट यहाँ पर एक शेयर कर दी जाएगी, एक लिंक आपको दिया गया है जिसमें सारी लिस्ट दी गई है कि पद्म विभूषण किसको मिला, पद्म भूषण किसको मिला, पद्मश्री किसको मिला। ये सारी लिस्ट है। इस लिंक पर जाकर इस वेबसाइट को विजिट करके आप ये सारी लिस्ट देख सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे। तो पद्मश्री के बारे में बात कर लेते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो हमने देखा था कि अभी ग्लोबल गोल्डन अवार्ड जो हुए थे उसमें जो हमारे देश की RRR मूवी है उसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अवार्ड जीता था। इसके अलावा जो ये सॉन्ग था नाटू नाटू, उसको बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला था। तो इसी के ही संगीतकार है, यानी RRR मूवी के ही संगीतकार हैं जिनका नाम है M कीरावनी। उनको गजल गायक अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन और बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन को भी पद्मश्री दिए गए हैं। ठीक है ना। और ये बाकी सारी हैं जो मैंने बात कर ली, किसकी 3 श्रेणियां हैं और किस किस फील्ड में दिया जाता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है और थर्ड नंबर पे क्या है। ओके, अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर जो हमारे सशस्त्र बल कर्मी हैं उनमें से 412 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया है। ओके, देखो वीरता पुरस्कारों की भी रैंकिंग है। ठीक है ना। सबसे वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सबसे फर्स्ट नंबर का अवार्ड है वो है अशोक चक्र। सेकंड नंबर का जो अवार्ड है वो है कीर्ति चक्र और थर्ड नंबर का जो अवार्ड है वो है शौर्य चक्र। ओके, अब आपको बता दें कि अभी जो है 412 लोगों को, सशस्त्र बलों को चुना गया है इन पुरस्कारों के लिए। ठीक है, जिसमें से आपको नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। 6 लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया, 15 लोगों को शौर्य चक्र दिया गया। 6 लोगों में से 6 कीर्ति चक्र जिसको दिया गया उनमें से 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और 15 शौर्य चक्र जिन लोगों को दिया गया है उनमें से 2 को मरणोपरांत दिया गया है। इसके अलावा 92 सेना पदक भी दिए गए हैं। ठीक है।
हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं कि आईसीसी है, उसने कुछ रैंकिंग जारी करी है क्रिकेट के क्षेत्र में। ओके, तो इसमें जो इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स हैं, इनके बारे में बता दें कि इन्होंने 10 टेस्ट मैचों में 9 मैचों में जीत हासिल करी है ना। तो इनको मेंस क्रिकेट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। ठीक है, और ऐसे ही जो नेट साइवर है इंग्लैंड की, उनको आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, एक ट्रॉफी दी जाती है जिसका नाम है राचेल हेहो फ्लिट ट्रॉफी, वो प्रदान किया गया है। साथ में ही इनको वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बाबर आजम है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनको मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है और इसके लिए उनको सोबर्स ट्रॉफी भी दी गई है। अब यहाँ पर देखो, ये प्रॉपर लिस्ट दी गई है किसको क्या क्या मिला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले हम अपने जो इंडियंस हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियंस ही होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने सूर्य कुमार यादव के बारे में पहले ही पढ़ा था। पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। महिला इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो भारत की रेणुका सिंह को दिया गया है। और महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ईशा ओझा को दिया गया है भारत की। तो हमें ये ना बिल्कुल याद होने चाहिए, और बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे टेस्ट क्रिकेट में किसको दिया गया है, ठीक है ना, महिला और पुरुष वर्ग में, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होनी चाहिए। ये लिस्ट दी गई है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, अभी एक सीरीज हुई थी, कहाँ पर, इंदौर के होलकर में। कहाँ पर हुई थी, इंदौर के होलकर में एक सीरीज हुई थी, अ, होलकर स्टेडियम में। अब देखो, ये सीरीज किसके बीच में हुई थी, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुई थी। ओके, ये क्या था, एक ओडीआई सीरीज थी, है ना, वनडे सीरीज थी मतलब। अब इसमें क्या है कि भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हरा दिया। तो जब भारत ने हरा दिया तो इससे क्या हुआ कि भारत की जो टीम है उसको नंबर 1 टीम घोषित कर दिया गया है। यानी आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 वनडे टीम कौन सी सेलेक्ट हो गई है, भारत की टीम सेलेक्ट हो गई है। और साथ में आपको बता दें कि भारत नंबर 1 पे, इंग्लैंड नंबर 2 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे और नंबर 4 पे कौन है, न्यूजीलैंड है। ओके, 26 जनवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जा रहा है। देखो, हमने इस महीने में कई सारे दिवस पढ़े, कुछ अभी रिसेंटली में जो पढ़े हैं, जैसे हमने 24 जनवरी को पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को हमने पढ़ा कि हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया गया। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ओके, अब हमने क्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जा रहा है 26 जनवरी को, है ना, जिसकी थीम क्या डिसाइड की गई है, जिसकी थीम है कि अगली पीढ़ी का पोषण, सीमा शुल्क में ज्ञान साझाकरण और पेशेवर गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना 2023 के अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम बनाई गई है ना। अब कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो सम्मेलन होता है, इसमें किस चीज के बारे में बात की जाती है। तो देखो, सरकारी प्रतिभूतियों को रखने और सीमा शुल्क एजेंटों के द्वारा जो काम किया जाता है, उनकी जो मेहनत की जाती है, उसको याद दिलाने के लिए कस्टम विभाग को समर्पित उसका जो दूसरे देशों के साथ जो संबंध है, जो व्यापार है, और इस पे जो काम करते हैं, तकनीक का प्रयोग करते हैं, टैरिफ एकत्र करते हैं, माल की आवाजाही, सीमाओं पर जो पार प्रवाह का प्रबंधन, ये सारा काम करते हैं, इसके बारे में इस सम्मेलन में बात की जाती है। और हर साल एक थीम बनाई जाती है और उस थीम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ओके, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो सीमा शुल्क सहयोग संगठन है उसका निर्माण कैसे हुआ। पहली बार 1953 में इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, ये कह दिया गया था कि भाई अब इस तरह की एक संस्था बनाई जाएगी। और सबसे पहले जो इसकी मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुई थी, जिसमें 17 यूरोपीय देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 1994 में इसका नाम बदलकर सीमा शुल्क संगठन, विश्व सीमा शुल्क संगठन कर दिया गया, यानी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, WCO यानी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, जिसमें दुनिया भर के अभी तक के 182 सदस्य देश शामिल हैं। ओके, अब हम बात करेंगे डॉक्टर मनसुख मंडाविया की।
उन्होंने 26 जनवरी को नई दिल्ली में इंट्रानेजल कोविड 19 वैक्सीन, जिसका नाम है इनोकोवैक, ठीक है ना, इनकोवैक का अनावरण किया है। ओके, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या है, जैसे हम कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन ले रहे थे उसकी 3 खुराक थी, प्राइमरी लेवल पे 2 खुराक थी, वैसे ही इसकी भी प्राइमरी लेवल पे 2 खुराक है और बूस्टर डोज भी है। ओके, यानी 3 खुराक बनाई गई है, इसका परीक्षण किया गया, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, और तीनों स्टेज में ये जो खुराक है वो पास हो गई है, तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रमाण मिल गया है ना। तो इसका अनावरण किया गया परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। अब इस वैक्सीन को बनाया किसने है, तो इस वैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड प्लस बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट ने मिलकर बनाया है ना। जो BIRSC है वो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ठीक, यानी कि भारत सरकार से रिलेटेड काम करती है, भारत की कंपनी एक तरीके से कह लें तो सरकार से रिलेटेड काम करती है। इसकी जो कीमत डिसाइड की गई है वो है क्या है, 325 रुपए प्रति खुराक दी जाएगी, ठीक है। अब और बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो 3 चरण में था, तीनों चरण में मैंने बता दिया कि इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। और ये दिया कैसे जाएगा, तो टीके को नाक में बूंदों के माध्यम से इंट्रानेजल दिया जाएगा, यानी नाक के माध्यम से ही ये टीका दे दिया जाएगा। स्पेशली ये उन देशों के नागरिकों के लिए बनाया गया है जिन देशों की जो आय है वो निम्न या मध्यम आय वाले देशों की लागत के लिए बनाया गया है, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, हाँ यहीं पर, अच्छा इसके बारे में और सारी डिटेल है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट न्यूज पर हम आते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह के तहत 26 से 31 जनवरी यानी 6 दिन का एक पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा जाएगा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। कहाँ पर करा जा रहा है, तो ये जो लाल किला है, नई दिल्ली का लाल किला है, वहां पर लॉन और ज्ञान पथ पर भारत सरकार करा रही है, जिसका नाम रखा गया है भारत पर्व, है ना। और इसकी थीम क्या है या इसमें क्या चीजें करी जाएंगी, तो इसमें देखो गणतंत्र दिवस परेड के जो झांकियां हैं उसका प्रदर्शन किया जाएगा, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका प्रदर्शन किया जाएगा, हमारे देश के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या अन्य राज्य हैं वो यहाँ का शिल्प बाजार लगाएंगे, है ना। हस्तकला और जो खाने पीने का स्टॉल है यानी फूड कोर्ट भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। एक मतलब कुल मिला के एक रंगारंग सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है 26 से 31 जनवरी के बीच में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और पर्यटन मंत्रालय ही इसका नोडल इंचार्ज है या नोडल मंत्रालय है। जिसकी थीम जो रखी गई है ना, जिस कार्यक्रम की जो थीम रखी जाती है ना, तो वो थीम क्या रखी गई है, देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, G20 और मिशन लाइफ की ब्रांडिंग और प्रचार, है ना, इस आधार पर ये काम किया जाएगा। हाँ, अब हमने 74th नंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया 26 जनवरी को। अब हमें ये देखना है कि जब हमने सेलिब्रेट करा है तो ऐसी कौन सी चीज है जो पहली बार हुई है ना, तो उस पहली बार को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। देखो पिछले साल क्या हुआ था, जो राजपथ का नाम है वो बदल कर कर्तव्य पथ रख दिया गया था, ठीक है। पहली चीज तो कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस होने वाला ये पहला कार्यक्रम है, पहला मतलब पहला गणतंत्र दिवस हुआ कर्तव्य पथ पर, ये आप याद रख सकते हैं। दूसरी चीज, पहली बार ऐसा हुआ कि BSF की जो महिला ऊंट दल ने 12 महिला ऊंट दल ने भाग लिया और साथ में ही सशस्त्र बलों के 16 मार्च दल का भी हिस्सा थी वो। ओके, इसके बाद जो डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल राइडर्स होता है परेड में दिखाया जाता है। इस बार इस टीम को लीड किसने करा है, तो इस टीम को एक महिला अधिकारी ने लीड करा है, ये भी पहली बार हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हवाई शो था उसमें 9 राफेल विमान और नौसेना के IL-38 पहली बार शामिल हुए थे। पहली बार ही जो मिस्र के राष्ट्रपति थे वो मेहमान बनकर या अध्यक्ष बनकर हमारे देश में मुख्य अतिथि बनकर हमारे जो गणतंत्र दिवस है उसमें शामिल हुए थे, जिनका नाम है अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है ना, पहली बार शामिल हुए थे। और मिस्र की सेना की जो सैन्य टुकड़ी है उसने भी इस परेड में हिस्सा लिया था।
ये सब पहली बार हुआ है। ओके, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होती है, तो इस बार का जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 2023 था, इसमें 3D एनामॉर्फिक प्रोजेक्शन का प्रयोग किया गया और जिससे अलग अलग तरीके की जो इमेजेस है उसको क्रिएट करके लोगों को अट्रैक्ट किया गया, लोगों को दिखाया गया। ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है ना। साथ में ही जो अग्निवीर, नवनियुक्त जो अग्निवीर हैं, उन्होंने पहली बार परेड में हिस्सा लिया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो झांकी थी वो पहली बार एक झांकी पेश करा गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एनसीसी है वो अपना स्थापना दिवस मनाएगा। अब कौन से नंबर का? 75th नंबर का, ठीक है ना, जिसके लिए प्रधानमंत्री 28 जनवरी को करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की पीएम रैली को संबोधित करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लें थोड़ी कि इस अवसर पर क्या किया जाएगा। तो इस अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा एक विशेष डे कवर और साथ में ही एक विशेष रूप से ढाला हुआ स्मारक सिक्का, जिसकी जो कीमत है वो 75 रुपीज की है, वो लॉन्च किया जाएगा, जारी किया जाएगा। और इस अवसर पर जो थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे। और इसके अलावा 19 देश के 196 अधिकारी और उनके कैडेट भी इस समारोह में शामिल होंगे, जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम वाली जो भावना है उसको प्रदर्शित करने के लिए। अब कुछ न्यूज है यहाँ पर, जो छोटी छोटी न्यूज है उसको उसकी हेडलाइंस दी गई हैं, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ज्यादा नहीं है इसमें। देखो, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव हैं श्री अभिलख लिखी, वो अध्यक्षता कर रहे हैं और वो नाइजीरिया के राजधानी अबूजा पहुंचे हैं। किस लिए पहुंचे हैं? दक्षिणी सहयोग और मोटे अनाज पर सहयोग का एक मीटिंग हो रहा है, यानी मोटे अनाज को किस तरीके से दक्षिणी एशिया और दक्षिणी वाला जो गोलार्ध है उसमें किस तरीके से उसका व्यापार किया जाए, उस पर किस तरीके से काम किया जाए, इसके ऊपर एक मीटिंग हो रही है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? सचिव श्री अभिलख लिखी। ठीक है, हमारे देश का 2023-24 का जो बजट है वो पेश किया जाएगा। तो अंतिम चरण है वो कंप्लीट कर लिया गया है बजट का। तो इसी उपलक्ष्य में पार्टी करी जाती है, एक समारोह आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, उस समारोह का क्या नाम है? हलवा समारोह। अब इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें जो हमारी केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त सचिव राज्य मंत्री पंकज चौधरी और श्री भागवत किशन राव कराड़ की उपस्थिति में आयोजित किया जाता है। और ये हर साल आयोजित किया जाता है। बजट बनकर जब तैयार हो जाता है तो इसकी खुशी में एक हलवा समारोह का आयोजन किया जाता है। अच्छा, शंघाई सहयोग संगठन फेस्टिवल हुआ स्टार्ट हो जाएगा 27 जनवरी 2023 को। और आपको बता दें कि जो तमिल फिल्म है अपत्था, उसके वर्ल्ड प्रीमियर के साथ होगा, है ना। और जिसके निर्देशक और डायरेक्टर कौन है? तो इसके निर्देशक और डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन। ठीक है, कौन है? प्रियदर्शन, जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है और जिनको पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है। इसी के साथ में साथियों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो कंटेंट है आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि क्या है, कोई कमी है तो दूर की जाए, और आप अगर कुछ चाहते हैं तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, है ना। साथ में ही जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर जाकर आप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध है, तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो। टेक केयर।